हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन लॉ इन इंडिया। हम समझेंगे टैक्सेशन लॉ इंडिया में क्या है। इस वीडियो में हम टैक्सेशन की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिना बेसिक के हम किसी भी वीडियो को समझ नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टैक्सेशन लॉ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सेवरल वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टैक्सेशन में टैक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि टैक्स ही इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पर लॉ बनाया गया है, जो इसे टैक्सेशन लॉ कहते हैं। तो टैक्सेस क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम समझेंगे टैक्सेशन में टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे टैक्सेस को क्यों इम्पोज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, ये बातें समझेंगे। फिर कोई एक अच्छा जो टैक्स सिस्टम होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अच्छे टैक्स सिस्टम पर। यानी कई देशों में टैक्स लगाए जाते हैं, किसी देश के आप टैक्स सिस्टम को अच्छा कहते हैं, किसी देश के आप टैक्स सिस्टम को एकदम बेकार कहते हैं। तो ये किस बेसिस पर आप कहते हैं कि टैक्स सिस्टम अच्छा है या बेकार है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी बातें समझेंगे जो भी टैक्सेशन लॉ की बेसिक्स है। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम देखते हैं टैक्सेशन लॉ में मीनिंग और डेफिनेशन, जिसमें हम समझेंगे टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस का मतलब होता है अ कंपल्सरी पेमेंट। एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट है, ये याद रखिएगा आप। कंपल्सरी पेमेंट मतलब ऐसी पेमेंट जो हर व्यक्ति को करनी ही करनी है। ठीक है, चाहे वो एक एडल्ट हो, चाहे वो एक कोई ओल्ड पर्सन हो, या फिर कोई एक 2-3 साल का बच्चा हो, ये सभी व्यक्ति वो कंपलसरी पेमेंट करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कंपलसरी अमाउंट पे किसे करेंगे, तो वो पे करेंगे गवर्नमेंट को, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो। वो कंपलसरी पेमेंट वो जो सिटीजन होगा वो पे करेगा गवर्नमेंट को। तो टैक्स एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है जो उसके सिटीजन करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। अब सवाल उठता है क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एक वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, कुछ अच्छे काम करती है। आप जानते हैं जो हमारा स्टेट है वो सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट भी है। वो पब्लिक के जो सुख सुविधाएं हैं उसका भी ध्यान देना है। तो वो जो खर्चे आते हैं, वो खर्चों को निकालने के लिए जो पैसे चाहिए, वो पैसे उसके पास कहाँ से आएंगे, इसी पर्टिकुलर टैक्स से। कभी भी टैक्स खराब नहीं होता। टैक्स इम्पोज आज से नहीं, हजारों साल से होते आ रहा है, राजा महाराजा करते थे। यहाँ तक कि हमारी जो मनुस्मृति है वहां भी दिया गया है टैक्सेस लेने की बात, कि टैक्स लेने ही चाहिए, क्योंकि राजा को जो भी अपने खर्चे निकालने हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है, वो कहाँ से करेगा। ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स है, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर हो या फिर कॉमन वेलफेयर एक्टिविटीज पर। कॉमन वेलफेयर एक्टिविटीज मतलब एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारी बातें। उसके अलावा जो पुअर्स होते हैं उनको जो हेल्प पहुंचाती है गवर्नमेंट, ये सारी बातें जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है गवर्नमेंट, इन सब के लिए जो खर्चा लगता है वो खर्चा कहाँ से आएगा, इसी पर्टिकुलर टैक्सेस से आएगा, जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन देगा। ठीक है, अब पूछेंगे आप कि क्या हर व्यक्ति के ऊपर सेम टैक्स लगाना चाहिए, नहीं। तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स नहीं लगेगा, कौन कैसे टैक्स देता है, कौन कैसे टैक्स नहीं देता है। ये सारी बातें जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए, एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है, पहली चीज। दूसरा, सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है, दूसरी बात। तीसरा, गवर्नमेंट को किया जाता है। ठीक है, चौथा, किस लिए किया जाता है, टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड फॉर कॉमन वेलफेयर। कॉमन वेलफेयर के लिए और जो एक्सपेंडिचर्स है उसको देखने के लिए। ये चार बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स में क्या होता है और चार्ज में क्या होता है। ठीक है, अगर आप कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं, आप होटल में जाते हैं खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपने खाना खाया तो आप उसको पेमेंट करेंगे, तो आपने सर्विसेज रेंडर की तो आप पे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टैक्स आप इसलिए नहीं देते, गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है। ये कोई एक्सपेक्ट आपको कुछ, ये जो पैसे आप अमाउंट दे रहे हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि गवर्नमेंट आपको कुछ देगी ही देगी, आपको स्पेशल रिटर्न देगी कि देगी। गवर्नमेंट हो सकता है आपके पैसे ले और आपके ऊपर 1 रुपया ना खर्च करे, वो किसी XYZ के ऊपर पैसे खर्च कर दे। तो आपको जो पैसे देने हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देना है। कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि गवर्नमेंट आपको कोई रिटर्न्स देगी, आपको कोई के लिए कोई सर्विसेज रेंडर करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो टैक्स में ये 5-6 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है, सिटीजन के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट को किया जाता है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको मीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है जो पर्सन पे कर रहा है, जो टैक्स पेयर है, उससे कि उसे कुछ स्पेशल रिटर्न मिलेगा। तो टैक्स की डेफिनेशन को आप इस तरीके से
बाइफरकेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लेंदी डेफिनेशन आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको बाइफरकेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेशन की जो हम बात करें, टैक्सेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ लेवाइंग टैक्सेस। मतलब जिस तरीके से टैक्स को लेवाई किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, उसे ही टैक्सेशन कहते हैं। गवर्नमेंट किस मेथड से आपके ऊपर टैक्स इम्पोज कर रही है, ठीक है, जो सिटीजन है उसके ऊपर कैसे टैक्स लगा रही है, इसे ही टैक्सेशन कहते हैं। और जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है किसी देश में, ठीक है, वही टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है। और टैक्सेशन लॉ जो जिससे रेगुलेट होता है टैक्स से रिलेटेड सारे मैटर्स, उसे टैक्सेशन लॉ कहते हैं। तो ये सारी बातें बेसिक से आप समझ पा रहे होंगे। टैक्सेशन क्या है, टैक्स क्या है। सैलिगम सैलिगम बताते हैं टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। मैंने बात बताई, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। फ्रॉम वन पर्सन टू द गवर्नमेंट, ये भी मैंने बताया। टू डिफरे द एक्सपेंसेस, मतलब सेम बातें कह रहे हैं कि कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बियर करने के लिए, गवर्नमेंट वो सारे एक्सपेंसेस बियर कर पाए विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट, बिना किसी स्पेशल बेनिफिट के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे। यही बात सैलिगम कह रहे हैं, यही बातें मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं टैक्सेस में जो प्रेजेंट होते हैं। वो है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। जो टैक्सेस होते हैं वो कंपल्सरी सब पे इम्पोज किया जाता है। कोई व्यक्ति इवेड नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है वो रिफ्रेन कर जाए। ठीक है, मतलब अगर आप सर्विसेज को कम यूज करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं वो कम लगे। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रॉपर टैक्सेस लेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप जानते हैं हर प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगे होते हैं। अगर आप कम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप कम टैक्स देंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे ज़्यादा टैक्स देंगे। तो आप ये तो कर सकते हैं कि आप कम प्रोडक्ट खरीदें या ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदें, उस हिसाब से टैक्स आपका कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप टैक्स देने से बच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इनकम टैक्स होता है, टैक्सेस जो हम पढ़ाएंगे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे लाया जाता है, जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हैं मार्केट से तो उस पर टैक्स लगा होता है। तो वो जो सारे टैक्सेज है, वो चाहे रुपए के टॉफ़ी क्यों ना हो, तो 1 रुपए की टॉफ़ी जब बच्चा खरीदने जाएगा तो उस पर भी कुछ वो पैसे टैक्स दे कर आएगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति के ऊपर वो टैक्स इम्पोज है। तो आप प्रोडक्ट लिया तो आपने टैक्स दिया। लेकिन कुछ इनकम टैक्स जैसा है, वो डायरेक्ट टैक्स है, किसी एक पर्टिकुलर इनकम से ऊपर वाले व्यक्ति के ऊपर है कि अगर आप इससे ज़्यादा कमाएंगे तो आप डायरेक्टली पैसा देंगे। ठीक है, जो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट पे दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे, साथ में डायरेक्ट भी देंगे गवर्नमेंट को। तो ये सारी बातें हम आगे देखेंगे जब क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझिए कि टैक्सेस को कोई इवेट नहीं कर सकता, कोई भाग नहीं सकता उससे। आपके ऊपर टैक्सेस लगे हैं तो आपको देने हैं। हाँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़, कि आप कितना प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे खर्च खर्च किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है नई, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत है, हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट की, तो इस पर उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने पैसे स्पेंड किए। स्वच्छ भारत मिशन है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए। तो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, इसके लिए ही टैक्सेस लिए जाता है कि वो जो एक्टिविटीज़ है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए जो एक्टिविटीज़ किया रहे, उसी पे वो सारे खर्चे किए जाते हैं। साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट, नो स्पेशल बेनिफिट, कि कोई स्पेशल बेनिफिट आपको कोई नहीं मिलता। कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आपके जो टैक्स लिया गया आपको कुछ सर्विसेज दी ही जाएंगी। हो सकता है आपके टैक्स लेके किसी दूसरे व्यक्ति को सर्विसेज दी जा रही हो। ठीक है, गवर्नमेंट से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी इस पर्टिकुलर टैक्सेस को लेकर। गवर्नमेंट वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी और अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है उस हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस, यही मैं बताने वाला हूँ कि कोई एक खर्च, आपका सर्विस जो आपने लिया उसका कोई कॉस्ट नहीं कि आप कुछ सर्विस ले रहे हो तो इसलिए आप कुछ पैसे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट से। आपको वो पैसे देने ही देने हैं, चाहे वो सर्विस आपको मिले या ना मिले। गवर्नमेंट देती तो है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है, कुछ सर्विसेज देती है, जैसे पुलिस है, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड सर्विसेज है। लेकिन हो सकता है आपको ना दे, आपसे पैसे नहीं, आपके घर आगे ही नहीं लग रहा है, तो आपको सर्विस थोड़ी ना देगी वो। तो जो सारे सर्विसेज दे रही है वो कभी भी ये नहीं माना जाता कि कोई कॉस्ट है किसी सर्विस का, बिल्कुल नहीं। टैक्स एक तरह का कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया है। इसी तरीके से हर व्यक्ति की, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो टैक्स को पे करे, क्योंकि बिना टैक्स के कोई भी गवर्नमेंट चल नहीं सकती। कोई भी स्टेट रन तभी करेगी, आर्मी होती है जो डिफेंस करती है कि आपके देश पे कोई आक्रमण ना करे बाहर से। ये सारी खर्चे जो होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, अगर आप टैक्स देंगे तभी तो आर्मी को मेंटेन किया जाएगा, आर्मी में इंडिविजुअल को सैलरी दी जाएगी,
वेपन्स खरीदे जाएंगे, एडवांस रिसर्च किए जाएंगे, तभी तो किया जा सकता है जब आप टैक्स देंगे। तो हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो टैक्स दे पाए। साथ ही साथ जो असेसमेंट होता है और रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, वो किस पे डिपेंड करता है? लॉ पर डिपेंड करता है, या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से टैक्सेस के बारे में बात की गई है, किस तरीके से असेस करना है, किस तरीके से रियलाइज करना है, किस तरीके से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। जो भी लॉ प्रोवाइड करेगा उस तरीके से टैक्सेस कलेक्ट होंगे। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कि टैक्सेस किस तरीके से होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो टैक्स को क्यों इम्पोज किया जाता है? तो टैक्स को बेसिकली इम्पोज किया जाता है रेवेन्यू के लिए, कि जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाए और आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर वो रेवेन्यू स्पेंड कर पाए। दूसरा, जो इकोनॉमी है उसे चलाने के लिए, कि अगर आप इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक जो बैलेंस है वो बनाए रखना गवर्नमेंट का काम है। जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, या फिर सुस्त पड़ जाता है पूरी बाजार, तो इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम है। तो रेगुलेट कैसे होगा? वही पैसे कब खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इससे इकोनॉमी चलती रहती है। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जहाँ अमीर है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि जो गरीब है उनके हित में हम कुछ काम करें, अमीरों पर हम कुछ ज़्यादा ही टैक्सेस लगाएं। कहीं कई बार तो 50-50% तक टैक्स लगा दिए जाते हैं अमीर आदमी पर, ठीक है। तो ये भी है कि इनइक्वालिटी को कम करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। फिर नेशनल इनकम को बनाए रखना, उसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। ये सारे ऑब्जेक्टिव है टैक्स के, कि टैक्स क्यों लिए जाते हैं, क्यों इम्पोज किए जाते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, यानी कोई भी टैक्स सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, कि कोई भी देश का टैक्स सिस्टम कितना बेहतर है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, कि वो कितना बेहतर है, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि दूसरे देश से आप कितना बेहतर है। जीएसटी के आने से पहले कितना बेहतर था, जीएसटी के आने के बाद कितना बेहतर है, और फ्यूचर में इसको कितना बेहतर किया जा सकता है। तो आप किस ग्राउंड पे ये कंपैरिजन करेंगे, वो ग्राउंड्स यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला है, इट मस्ट बी इक्विटेबल, यानी ऐसा जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्सेस जो होना चाहिए इक्विटेबल होना चाहिए। इसको आप क्या समझ सकते हैं इस बात के, जो टैक्स का जो बर्डन है वो सब पर एक बराबर स्पेंड हो, मतलब एक बराबर बटा हुआ हो, किसी के ऊपर एक साथ ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। अगर देश में 100 लोग हैं तो 100 लोग थोड़ा 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 पैसा दें, इससे क्या होगा? किसी को ज़्यादा बर्डन नहीं ले। आप ये कहें कि हम 2 ही व्यक्ति से पैसा ले लेंगे, बाकी 98 से पैसा नहीं लेंगे, ये नहीं कर सकते। तो इक्विटेबल होना चाहिए। अब इक्विटेबल मतलब आपने लॉ में तो पढ़ा ही होगा, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी अमंग्स द इक्वल, और अमंग्स द इक्वल इक्वालिटी मानी जाती है, और अमंग्स द अनइक्वल्स अनइक्वल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर गरीब है तो गरीब पर आप उतना टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकते जितना गरीब अमीर के ऊपर, ठीक है। तो गरीब का एक अलग क्राइटेरिया होगा, अमीर का अलग क्राइटेरिया होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए जब टैक्स सिस्टम बनता है, टैक्स के लिए लॉ बनते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट टैक्स सिस्टम के होते हैं। फिर आता है इट मस्ट बी इलास्टिक, मतलब जो टैक्स सिस्टम होता है वो इलास्टिक होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए। कुछ तरह के डायरेक्ट टैक्सेस है, कुछ तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आपके ऊपर डायरेक्टली इंपोज किया है, आपको डायरेक्टली देने ही देने हैं गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता नहीं चलता टैक्स कब चले गए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। कन्वीनियंस सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम तभी कहा जाएगा जब टैक्स पेयर्स को कन्वीनियंस हो, यानी टैक्स पेयर्स को कोई बर्डन ना लगे, ये ना लगे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी डाल दी गई है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। उसको कन्वीनियंस का ध्यान दिया जाए कि टैक्स सिस्टम जो टैक्स पेयर है वो कितने आराम से टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स कन्वीनियंस एक साथ देना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ इस पर कंसेशन के बाद देना चाहते हैं, जिस तरह से वो देना चाहते हैं, मतलब टैक्सेस आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस पे का ध्यान रखते हुए टैक्स पे, जैसे कि आप अभी रिसेंट एग्जांपल लीजिए, कोविड आ गया तो कोविड के चक्कर में कई लोगों की इनकम खराब हो गई, कई लोगों की नौकरी चली गई, सारे कुछ हुए, ऐसी सिचुएशन आ गई, कई लोग अपने टैक्स नहीं भर पाए। तो क्या गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आप टैक्स नहीं भरेंगे तो मैं आपको जेल में कर दूंगा? नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ रिलैक्सेशन देती है कि हम भी समझ पा रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में क्या करती है, कन्वीनियंस देखती है टैक्स पेयर की, कि जो टैक्स पेयर है वो किस तरीके से टैक्स दे उनको, जिससे दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है, उसको एक्सटेंड कर देती है कि चलिए आप जून तक नहीं भर रहे, कोई दिक्कत है, आप नवंबर तक भर दीजिए, नवंबर तक नहीं भरे जनवरी तक भर दीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट
सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए, कन्वीनियंस को देखते हुए टैक्स पेयर की एक टैक्सेस को इम्पोज करती है और कुछ कंसेशन देती है। इसके अलावा सर्टेन सोर्सेज ऑफ इनकम मस्ट बी रिजर्व फॉर एडवर्स सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया कोरोना वायरस हो गया, या फिर कोई एडवर्स सिचुएशन है, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, सूखा पड़ा, कुछ भी हुआ, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम को बचाए रखना है, जहां पर आप वो टैक्सेस को कलेक्ट कर पाए और वो टैक्सेस को क्या करें, उस पर्टिकुलर एडवर्स सिचुएशन के में खर्च कर पाए, स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो ये सारी बातें देखनी है कि एडवर्स सिचुएशन के लिए भी आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है वो बेसिकली क्या है, यही टैक्सेस है, जो टैक्स वो इम्पोज करती है। फिर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो टैक्सेस इम्पोज किया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हित पहुंचा पाए, सोशली वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो, ये सारी बातें एक अच्छे टैक्स सिस्टम को दर्शाता है। और इट मस्ट बी प्रोडक्टिव, जो टैक्सेस आप इम्पोज कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसमें गलत भी हो, कि कुछ सरकार क्या करती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाती है जिसका पब्लिक के नज़र में कोई बेनिफिट नहीं है, कोई प्रॉपर यूज़ नहीं है। फॉर इंस्टेंस मायावती जो थी, मायावती क्या करती थी, मूर्ति लगवाती थी, उन्होंने पार्क्स को बहुत अच्छा डेकोरेट कर दिया, ठीक है, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन पब्लिक को ये बात पसंद नहीं है कि वो पार्क्स पर पैसा एक्सपेंड कर रही है, वो मूर्ति लगवा रही है, हाथी की मूर्ति लगवा रही है, तो इस पार्क तो बढ़िया से डेकोरेट हो गए, लेकिन पब्लिक को ये बातें पसंद नहीं आए, तो वो क्या है, वो टैक्स का प्रोडक्टिव यूज है नहीं, लेकिन अगर वो एजुकेशन पर लगाती, हेल्थ पर लगाती, तो ये सारे प्रोडक्टिव यूज होते हैं। तो ये एक इंस्टांस के लिए समझिए, एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि प्रोडक्टिव यूज क्या होना है। ये होता है कि आप एक तरह के शिक्षा नीति पे लगाइए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कीजिए, आप हॉस्पिटल बनवाइए, स्कूल्स कॉलेजेस बनवाइए, यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, क्या है, प्रोडक्टिव यूज़ है। लेकिन अगर आप पार्क्स में मूर्ति लगवा रही है तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है। हो सकता है वो प्रोडक्टिव हो, वो अट्रैक्शन के लिए केंद्र बने, और हो सकता है आपके पास फिर टूरिस्ट आए और आपको रेवेन्यू जनरेट हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्या है कि आप हॉस्पिटल या फिर यूनिवर्सिटीज़ या फिर इस तरह के वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लाए जो ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी एक अच्छे टैक्स सिस्टम की। फिर हम बात करें टैक्सेस के कितने काइंड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने कई बार बताया, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जहां पे बर्डन उस पर्टिकुलर पर्सन पे पड़े, वो जो व्यक्ति है वही वो टैक्स पे करे, ना कि कोई और। मतलब आपने अगर एक साल 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपसे 1 रुपये भी टैक्स ना ले, लेकिन अगर आपने एक ही साल में 10 लाख रुपए कमा लिए तो गवर्नमेंट कहेगी देखिए आपने इतना बड़ा अमाउंट कमाया है, आपकी बिजनेस अच्छी खासी है, तो आप क्या कीजिए, हमारा इसका कुछ परसेंट, 10%, 5%, 3% आप गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दीजिए। तो आपको उस पर्टिकुलर इनकम पर कुछ टैक्स देने पड़ेंगे, इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इसके लिए एक एक्ट भी बन रखा है। ठीक है, तो वो जो टैक्स है वो डायरेक्टली आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, वो टैक्स आपको ही देना है, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई फ्रेंड नहीं देगा। आपने इनकम की है तो आपको ही वो पैसे देने, तो बर्डन किसके ऊपर लाई कर रहा है, बर्डन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आ रहा है जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया था। बर्डन देखना है, पर्सन को देखना है, और वो शिफ्ट नहीं कर सकता ये बर्डन को। ये बातें आपको याद रखनी है, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जस्ट इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि बर्डन तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर आता है और जो व्यक्ति टैक्स देता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जो इसके ऊपर बर्डन आया, उसने क्या किया, उस बर्डन को शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। अब उस वो जो व्यक्ति है उस बर्डन को मूव कर रहा है, किसको दे रहा है, वो किसी और व्यक्ति को। तो कैसे, अगर कोई कंपनी ने चप्पल बनाया, ठीक है, एक चप्पल बनाया और उस स्लीपर को उसने क्या किया, मार्केट में बेच दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आपने चप्पल बनाया तो इस पर आप हमें 10% टैक्स दीजिए। 10% कंपनी ने क्या किया, उस टैक्स तो गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स तो दे, लेकिन ये जो चप्पल के दाम थे उसमें 10% बढ़ा के वो टैक्स किससे ले लिया, पब्लिक से। तो टैक्स का बर्डन किसके पे ऊपर गया, टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया उस कंपनी के ऊपर, लेकिन वो बर्डन किसके ऊपर गया, उस पर्टिकुलर जनरल पब्लिक के ऊपर जिसने वो चप्पल खरीदी। ठीक है, तो बर्डन किसने लाई किया, किसने बॉर्न किया, वो किया उस व्यक्ति ने जिसने वो चप्पल खरीदी। और बर्डन इम्पोज किसके ऊपर किया गया था, वो किया गया था मालिक के ऊपर। तो ये सारी बातें हैं टैक्सेस की, कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें जो बशल ने दी है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की, वो है टैक्सेस विच आर लेवाइड ऑन परमानेंट एंड रिकरिंग ओकेजन आर डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब ऐसे टैक्सेस जो परमानेंट और रिकरिंग ओकेजन्स पर, यानी जो फिक्स्ड है कि कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है जो होती ही होती है, आप कुछ ना कुछ इनकम
गेन करेंगे ही करेंगे, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। चाहे 10 रुपये करे, 1 लाख करे या 10 करोड़ करे, लेकिन आप कुछ इनकम फिक्स है कि आप कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे। उस पर अगर कोई टैक्स लगाया जाए तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है। और अनसर्टेन इवेंट पर लगाया जाए, कुछ ओकेजन है जो कभी कभार होते हैं, रोज नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ों पे लगाया जाए तो उसे कहेंगे पर्टिकुलर इवेंट पे लगाया जाए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जैसे आपने कोई कार खरीदी, तो क्या आप रोज कार खरीदेंगे? नहीं। तो ओकेजनल है, कभी पर्टिकुलर इवेंट पे उस पर जो टैक्स लगाई जा रही है वो क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो बसल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस के कितने प्रकार होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। और इस सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है इंडिया में वो बेसिक होता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोई भी स्टेट की चलती है। अगर टैक्स ही ना मिले किसी गवर्नमेंट को तो वो गवर्नमेंट रन नहीं कर पाएगी। वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ तो छोड़िए, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डिफेंस की, जो पुलिस स्टेट की, वो भी नहीं चला पाएगी। तो टैक्स इंपॉर्टेंट है। टैक्स एक एविल है, और ये जो एविल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी एविल है जो कोई देना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये ना दे तो वो जो स्टेट है वो रन ही नहीं करेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स अपने जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।